स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने शानदार सफलता हासिल की है। हालांकि निगम पर टीआरएस एक बार फिर से कब्जा जमाने जा रही है। के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। निगम में बहुमत के लिए 76 सीटों की जरूरत होती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम तीसरे नंबर पर रही और पार्टी ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। कुल 150 सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 50 सीटों पर जीत दर्ज की। 2016 के चुनाव में टीआरएस 99, एआईएमआईएम 44, बीजेपी 4, कांग्रेस 2 और टीडीपी 1 सीट पर जीती थी और इस चुनाव में कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। पार्टी की हार के बाद तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। देश के सबसे बड़े नगर निगम में से एक ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 50 सीटों पर जीत हासिल की। तो वहीं केसीआर की पार्टी टीआरएस को 56 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 43 सीटों पर जीत मिली, जिसे लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद एक मिनी इंडिया है। जहां टीआरएस की 99 सीटें थी, उनकी 55 सीटें कम हो गई और जहां हमारी 4 सीटें थी, वो बढ़कर 50 हो गई। आज का रिजल्ट 2023 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए जनता का आशीर्वाद। रिजल्ट जो है ये भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिन में तेलंगाना में एक मजबूत पार्टी बनाने के लिए, जो अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ, वो चुनाव में टीआरएस पार्टी का बहुत मजबूत था। उस एरिया में जीतकर भारतीय जनता पार्टी की जिताकर एक तेलंगाना की जनता आशीर्वाद दिया है। आज हैदराबाद एक मिनी इंडिया है। हैदराबाद में टीआरएस पार्टी का 99 सीट्स था, अभी वो 55 सीट्स कम हो गया। हमारा 4 सीट्स था, अभी 50 सीट्स हम जीत गए, 50 सीट्स। मजलिस पार्टी का भी सीट कम हो गया, टीआरएस पार्टी का सीट कम हो गया। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत शक्ति बनकर आज उभर के है। ये आज का जो रिजल्ट है, आने वाले दिन में 2023 में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सरकार लाने के लिए जो हम प्रयास करें, उस प्रयास में जनता का आशीर्वाद है। आप आगे बढ़ने के लिए जनता ने हमारा को आशीर्वाद दिया है। कोरोना वायरस महामारी और अर्थव्यवस्था में गिरावट के बीच केंद्रीय बैंक आरबीआई ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया। लगातार तीसरी बार रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर रखा गया। मुद्रास्फीति का उच्च स्तर और जीडीपी में गिरावट को देखते हुए कई अर्थशास्त्रियों ने पहले ही रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने का अनुमान जताया था। रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को 3.35% के पूर्व स्तर पर रखा। केंद्रीय बैंक ने नीति को लेकर उदार रुख को बरकरार रखा। आरबीआई ने मई से रेपो रेट यानी कि जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, उसे 4% पर रखा हुआ है। ये 19 साल का निम्न स्तर है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अपने पहले के अनुमान को संशोधित करके 0 से 7.5% यानी कि -7.5% नीचे रहने का अनुमान जताया। पहले इसके -9.5% रखने का अनुमान जो है वो जताया गया था। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आंदोलन तेज करने की तैयारी में है। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रुख तेज कर लिया है। किसानों ने कल देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंकने का ऐलान किया है। सिंधु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए किसानों ने कहा कि एमएसपी पर सरकार से बात चल रही है, लेकिन
हम तीनों कानून वापस करवा कर रहेंगे। किसान नेता ने कहा कि हम आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करेंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। सभी टोल प्लाजा भी जो है बंद करवाए जाएंगे और इसके साथ ही दिल्ली आने वाले सभी रास्ते बंद किए जाएंगे। आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने कहा कि आज तमिलनाडु में और कर्नाटक में हमारा प्रदर्शन था, अब इन किसानों को भी दिल्ली आने को बोल दिया गया है। किसान नेता ने कहा कि पूरे देश के किसानों को दिल्ली आने का आह्वान किया है। लड़ाई आर पार की होगी, पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਹੀ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਪਰਲਾ ਪੁਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੜਕਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋशिश ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ पूरे। अपनी मांगों को लेकर पिछले 9 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि कल हमने सरकार को साफ कह दिया था कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और नए कानून बनाए जाएं। शुक्रवार को किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 8 दिसंबर को 1 दिवसीय भारत बंद का आह्वान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के हरिंदर सिंह लखवाल ने कहा कि 5 दिसंबर के बैठक में अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो हम 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। लखवाल ने कहा कि देश भर का किसान दिल्ली आने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सभी किसानों के साथ देश भर के किसानों की मीटिंग हुई, जिसमें यह तय किया गया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो भारत बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस कानून को वापस कराकर धरना खत्म करेंगे। 8 तारीख को देश बंद रहेगा, भारत बंद करेगा पूरा देश का किसान, ये निर्णय लिया। क्योंकि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो इस आंदोलन में वहाँ से ही साथ दे, ये निर्णय लिया गया है। कल मीटिंग होनी है तो फिर उसके बाद भी ऐसा आपने निर्णय लिया है? ये किसानों का निर्णय है, पूरे देश के किसानों का निर्णय है। तो अभी आप बॉर्डर पे बैठे हैं तो क्या आगे दिल्ली जाने के लिए आप कुछ प्रोवाइड करेंगे? दिल्ली जाना चाहते हैं हम, उसमें वहाँ पर चले जाएं। रामलीला मैदान है, जंतर मंतर है, वोट क्लब है, लेकिन अभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। 26 तारीख को कहा था कि आप 26 जनवरी देख के जाएंगे। हम ये किसानों का वो बना है एक प्रस्ताव, ये किसान दिल्ली में 26 जनवरी देखें और जो किसानों का ये पूरा जो सिस्टम है, ये 26 जनवरी की परेड में इसको शामिल करा जाए। जो राजपथ है, जो चिकनी सड़क है, जो मखमली सड़क है दिल्ली की, उसको ये ऊपर खापड़ ट्रैक्टर चलता है जब खेत में, तो एक दिन ये भी एक अच्छी जगह को चल कर देख ले। 8 तारीख को जैसा आपने कहा बंद का आह्वान किया है, लॉकडाउन किया गया था सरकार द्वारा, हाँ। तो फिर आपके द्वारा भी लॉकडाउन किया जाएगा? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं, लॉकडाउन ही मान लो, कुछ ही मान लो उसको। हम भी देखेंगे बंद करके, किसान भी अब की बार। देश में किसान तो पहली बार ही कर रहा है, एक दिन सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए। तो मीटिंग में एक बार मोदी जी ने कुछ बातचीत करने की कोशिश करी आप लोगों से या किसी तरीके से अधिकारी ने? अधिकारी से तो बात होती रहे, कल भी बात होगी, कल फिर होगी, कल भी हुई, कल भी होगी बात? हाँ, कल होगी। मतलब निर्णय पूरा ले चुके, आज को पूरा कंप्लीट बंद करना है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा है। सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं। और इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस पर किसानों पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
कैप्टन साहब और बादल साहब जब ये कानून बन रहे थे, दोनों के दोनों इन कानूनों को बनाने में शामिल थे। बादल साहब का परिवार सरकार में शामिल था, कैप्टन साहब इन कानूनों को बनाने वाली कमेटी में शामिल थे। तो जिन कैप्टन साहब ने ये कानून बनवाए हैं, बादल उस सरकार में थे, उस कैबिनेट में थे जहां ये कानून पास हुए, और अब कह रहे हैं कि ये कानून खराब है। तो पहले तो आप कानून बनवा देते हो बीजेपी के साथ मिलके, और उसके बाद बाहर दिल्ली में किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन में कई राजनीतिक दल भी आ गए। पश्चिम बंगाल के नेता भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। कलकत्ता से यहां भेजा है। ये जो किसान विरोधी बिल वो खारिज करना है, वापस लेना है। ये तो 14-15 किलोमीटर से यहाँ है, ट्रैक्टर लगा है। ममता दी बात भी किया है फ़ोन पे, होशियारपुर से, तरन तारण से, अमृतसर से, काफ़ी किसान सबसे बात किया है। ममता दी से बात किया और ममता दी उनके बात भी सुना है। 4 घंटा मैं थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से। हमारा जो 100% व्हाट इज आवर सॉलिडारिटी, वी आर विद दिस मूवमेंट। और हैदराबाद निकाय चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का क्या कुछ कहना है, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के नतीजे आए हैं, वह एक बात स्पष्ट करते हैं कि हैदराबाद की जनता ने भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी की विकास यात्रा पर मुहर लगाई है। हम जानते हैं कि लद्दाख से लेकर के कर्नाटक तक और तेलंगाना के दुबाका से लेकर के और गुजरात से लेकर के मणिपुर तक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। और अभी बिहार के चुनाव हुए, उसमें भी कमल खिला है। यह इस बात को बताता है कि भारत की जनता ने और हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के विकासवाद पर मुहर लगाई है। मैं हैदराबाद की जनता का धन्यवाद देता हूँ। मैं उसके साथ साथ हैदराबाद की जनता के साथ साथ हमारे तेलंगाना और हैदराबाद के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने अथक प्रयास करके एक शानदार नतीजे, एक शानदार रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाए हैं। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, आईआईटी ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ और कहा कि आप लोग मानवता की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी वैश्विक सम्मेलन 2020 में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। कार्यक्रम के पहले दिन मुख्य वक्ता के तौर पर वे दुनिया भर के आईआईटीएंस को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें, 4 और 5 दिसंबर को लगातार 36 घंटे चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर में फैले पूर्व आईआईटी छात्र जो हैं वो शामिल हुए हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आईआईटी के प्रतिभावान छात्रों को देखकर प्रभावित होता हूं और कहा कि आपके आविष्कार जो है वो दुनिया को एक नई पहचान दिलाने का काम करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी आपका योगदान है। हम भारत में लगातार सूचना और आईटी पर जोर दे रहे हैं। आपके आविष्कार ही दुनिया को बड़े सपने दिखाते हैं। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को सरकार और किसान संगठनों से जुड़े नेताओं के बीच एक और दौर की वार्ता हुई, जिसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। और इस सबके बीच शिरोमणि अकाली दल के नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने एएनबी न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं।
किसान कानूनों के मसले पर जहां देश भर के किसान लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उन्होंने भी जुटना शुरू कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल ने एक नई मुहिम शुरू की है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं या नेशनल पार्टियां हैं, उनको लामबंद किया जा रहा है ताकि किसान कानूनों के विरोध में विरोधी पार्टियां जो हैं वो लामबंद होकर राष्ट्रपति से मिलें और उनसे आग्रह कर सके कि ये केंद्रीय कानून किसानों के लिए हितैषी नहीं है, तो इनको राष्ट्रपति अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए रद्द करने का काम करे। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा हमारे साथ हैं, बातचीत कर देते हैं। चीमा साहब, एक कमेटी बनाई गई पार्टी की तरफ से कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें या नेशनल पार्टियों की बात करें, खास करके बीजेपी की जो विरोधी पार्टियां हैं वो सभी एक मंच पर लामबंद हों ताकि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून जो हैं उनको रद्द करवाया जा सके या वापस लौटाया जा सके, ताकि पंजाब के और जो अन्य राज्यों के किसान हैं उनको राहत मिलती नजर आए। क्या कुछ सर जानकारी है किन किन पार्टियों के साथ तालमेल किया जा रहा है, कितने मेंबरी कमेटी है और अब तक किन किन जो लीडर हैं उनके साथ बातचीत हो चुकी है? देखिए, श्रोमणी अकाली दल ने 3 मेंबरी कमेटी जो है सरदार बलविंदर सिंह भुंदड़ जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनकी अगुवाई में बनाई हुई है। उसमें प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब भी हैं, सरदार सिकंदर सिंह मलूका साहब साबका मंत्री वो भी शामिल हैं। और जो हमारा मकसद है कि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ तालमेल करके उनको एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठा करके जो सभी क्षेत्रीय दलों के मुद्दे हैं, जिस तरीके से फेडरलिज्म को कोरा लग रहा है, जैसे किसानों की बहुत बड़ी समस्या जो है सारे देश में खड़ी हुई है, तो जितने भी ये उनके मुद्दे हैं एक प्लेटफार्म ऐसा बनाया जाए जो शक्ति है क्षेत्रीय पार्टियों की वो इकट्ठी की जाए और फिर नेशनल लेवल के ऊपर आवाज़ उठाई जाए। तो उसके लिए हम जो है हमारी जो कमेटी बनी हुई है वो तालमेल कर रही है, जो वेस्ट बंगाल में भी महाराष्ट्र में भी, तो उनके साथ तालमेल करके हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हो सबकी इकट्ठी और सारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाए। तो उसके बाद एक अपनी शक्ति एकत्र करके नेशनल लेवल के ऊपर आवाज़, क्योंकि आज जो मेजर समस्या है कि जो संविधान में फेडरलिज्म की जो प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कंसल्टेशन प्रोसेस का जो सिस्टम था, जब भी कोई डिसीजन लेना स्टेट्स के साथ, वो खत्म हो जा रहा है। जो पावर्स हैं स्टेट्स की वो एक के बाद एक पावर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से छीनी जा रही है। जो जीएसटी लागू होने के बाद जो इकोनॉमिक कंडीशन है स्टेट्स की वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो रही है। तो ये तो एक भिखारी बन के रह गई हैं स्टेट्स अब सेंटर के सामने। तो ये सारे जितने इश्यूज हैं इनके लिए ज़रूरी है कि सभी रीजनल पार्टियां एकजुट होकर आवाज़ उठाएं और स्टेट्स को, उनकी पावर्स को, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाया जा सके। इसलिए आदत बन गई है हर रोज हर बात के ऊपर, जो पॉजिटिव बात भी होती है उसके ऊपर भी कमेंट करना। कोई बात नहीं, राजनीति है, उनको करने दो। राजनीति है, उनको करने दो। लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने जो नई मुहिम शुरू किया, उस मुहिम का देखने वाली बात रहेगी किस तरह से असर देखने को मिलता है कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, क्योंकि हमारी जानकारी है कि शरद पवार के साथ शिरोमणि अकाली दल के नेता जो हैं वो मीटिंग कर चुके हैं। 5 तारीख को ममता बनर्जी के साथ मीटिंग हो सकती है। इसके अलावा 6 तारीख की बात करें तो उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग हो सकती है। यानी सभी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनको लामबंद करने की कवायद जो है वो शिरोमणि अकाली दल ने शुरू कर दी है। बहरहाल देखना होगा कि इस कवायद का आने वाले दिनों में देश की राजनीति में क्या बड़ा असर देखने को मिलता है। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज, चंडीगढ़। किसानों द्वारा दिल्ली में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों का आंदोलन पूरे देश में नहीं, सिर्फ पंजाब के भीतर है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब में जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें ज्यादातर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार को जो किसान वार्ता को लेकर बैठक होगी वह सकारात्मक रहेगी और उसमें किसानों के हित में फैसले होंगे। किसानों का आंदोलन पूरे देश भर में नहीं है, सिर्फ पंजाब के अंदर है। और पंजाब के अंदर ही वो जो ऐसे लोग हैं जिनको अपन जान से कह सकते हैं कि कांग्रेस के अधिकतर कार्यकर्ता हैं। तो मुझे ये कहना है कि इसके अंदर किसानों के हित का ही निर्णय होगा। और कल की बैठक में मुझे पूरा भरोसा है
कि किसानों की वार्ता के अंदर इसका फैसला सकारात्मक रहेगा और किसान के हित में। बेनीवाल जी को कैसे समझाएंगे आप? ऐसा है कि मेरा तो ये कहना है कि ये बिल किसानों के हित का है और बेनीवाल साहब को एक बात पढ़ना चाहिए और वो पढ़ेंगे तो उसके अंदर निश्चित रूप से किसानों के हित का ही है। और जैसा कि उनको सारा नॉलेज है कि इस बिल में जो भी है वो किसान के हित का है, मैं सोचता हूँ कि वो अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और वैसे उन्होंने पढ़ा भी होगा तो अब उनका भी मानस मुझे लग रहा है कि वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें किसान के हित में करना है और मोदी जी जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा किसान के हित का। वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान और सांसद भगवंत मान ने केंद्र से संसद का तुरंत विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की और इसके साथ ही भगवंत मान ने केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा के खट्टर सरकार की ओर से किसानों को दिल्ली जाने से रोके जाने की निंदा की। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कर रहा हूं कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लो। आप जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को पार्लियामेंट खुलवा लेते हो। अब ये काले कानून वापस करने के लिए एक दिन के लिए सेशन बुला के इन कानूनों को वापस ले लेना। भावनाओं को समझते हुए इतनी सर्दी में अपने बच्चों सहित अपने बुजुर्गों सहित वहाँ पे बैठे हैं, कोई वो उनको फ़ोटो खिंचवाने का कोई शौक़ नहीं है। वो अपनी मांगों के लिए आए हैं, अपने हक मांगने आए हैं। और इसको ये बोल देना कि ये हुल्लड़बाज हैं, ये पता नहीं ये एंटी नेशनलिस्ट हैं, ये बोल के डीरेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो अन्नदाता है जो पक्षियों के लिए भी दाने जो है अपने खेत में छोड़ देता है कि ये पक्षियों के हिस्से का जो रिज्क है वो मैंने उगाया, तो पक्षियों का भी उस पर उतना ही अधिकार है खाने का। वो उस आदमी को आप कह रहे हो कि ये हुल्लड़बाज हैं, ये हैं। सो पहले तो बीजेपी कह रही थी ये गुमराह कर रहे हैं सब लोग हैं, अब बीजेपी कह रही है आपके भ्रम दूर करने हैं। क्या सिर्फ बीजेपी इंटेलिजेंट रह गई? क्या किसान जथेबंदियों के जो नेता हैं जो 40-40 साल से संघर्ष में हैं, क्या उनको समझ नहीं आती बिलों की? सब समझ है, इसीलिए तो गए हैं ना वहाँ कि बिल जो है समझ आ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राज्यपाल से हरियाणा विधानसभा का आपात सत्र बुलाने की मांग की। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सदन में किसानों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा कि बड़ौदा चुनाव के नतीजे से स्पष्ट हो चुका है कि यह सरकार पूरी तरह से जनता का भरोसा खो चुकी है। बीते सप्ताह 3 निर्दलीय विधायक सार्वजनिक तौर पर सरकार से किनारा कर चुके हैं। जनता के बाद गठबंधन सरकार तेजी के साथ विधायकों का विश्वास जो है वो खोती जा रही है। हुड्डा का कहना है कि आज प्रदेश का अन्नदाता सड़कों पर है और उनका वोट लेने वाले जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायक सत्ता को लुत्फ उठा रहे हैं। हुड्डा ने हरियाणा में किसानों पर दर्ज तमाम मुकदमे रद्द करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसान अपना घर छोड़कर कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमां के नीचे धरना दे रहे हैं। महामारी के दौर में सरकार के फैसले ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। सरकार को जल्द से जल्द किसानों से बातचीत कर उनकी मांगों पर मुहर लगानी चाहिए। जो किसान आंदोलन चल रहा है वो जात पात से, धर्म से और किसी राजनीति से ऊपर है, किसी दल का नहीं। कांग्रेस समर्थन कर रही है, नेतृत्व इसका किसान कर रहे हैं। किसान, आम किसान की आवाज है ये, क्योंकि तकलीफ मतलब किसान को ये कहना भी ये सारे कांग्रेस के हैं, इसमें सब किसान किसान है, उस सब धर्मों से और जात पात से, इलाकावाद से, सबसे ऊपर उठकर पूरी एक जायज मांग है उनकी। किसानों का अपमान किया जा रहा है, कोई खालिस्तानी बता रहा है, कोई कांग्रेसी बता रहा है। अरे किसान किसान है। मैं कह रहा हूँ धर्म से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर, इलाकावाद से ऊपर उठकर वो अपनी जायज मांग लेके आया हुआ है। इतनी सर्दी में ठट रहे हैं और हरियाणा सरकार ने जो, अगर ये सबसे बड़ी गलती हरियाणा सरकार की जो आज स्थिति पहुंच गई, अगर किसानों को नहीं रोका जाता, वाटर कैनन नहीं किए जाते, टीयर गैस नहीं दिया जाता, शायद इतनी समस्या नहीं थी। वो दिल्ली आते, दिल्ली देश की राजधानी है, कौन रोक सकता है? दिल्ली अपने देश की राजधानी में आने से कौन किसको रोक सकता है? ये काम हरियाणा। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के किसानों और किसान संगठनों से अपील है कि वो काले कानून के खिलाफ सड़कों पर आए और आंदोलन मजबूत करें। तेजस्वी ने इस बात का ऐलान किया कि कल यानी कि शनिवार को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन में शामिल दल
किसान आंदोलन के सपोर्ट में धरने पर बैठेंगे। यादव ने कहा कि यह वही सरकार है जिसने वादा किया कि आय दोगुनी की जाएगी। एमएसपी ही समाप्त करने के बाद आय दोगुनी कैसे होगी, ये कौन समझाए। तेजस्वी ने आगे कहा कि फसल का सही मूल्य किसानों को मिलना चाहिए। आरजेडी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार किसानों का एमएसपी समाप्त करना चाहती है, क्योंकि उनकी मंशा कॉरपोरेट के हाथों किसानों को बंधक बनाने की है। हरियाणा सरकार में बीजेपी के साझेदार जननायक जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जजपा ने समय रहते किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति खास रुचि नहीं दिखाई, लेकिन प्रदेश में विरोध के स्वर जो है वो बुलंद हो जाने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और उनके छोटे बेटे एनसो अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने मोर्चा संभाला है। दिग्विजय चौटाला अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह के साथ शुक्रवार को गृह मंत्री अनिल विज से मिले और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। जो जन भावना है, किसान आज एजिटेटेड हैं। दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने अपने प्रोटेस्ट को चलाया हुआ है। ऐसे के बीच में कि हरियाणा से गुजरते हुए किसान आए, पुलिस ने डिफेंसिव एक्शन लिया और उसके दौरान कोई अराजकता ना हो जाए, इसके लिए कुछ मुकदमे जो हरियाणा में दर्ज हुए हैं उससे भी कहीं ना कहीं किसान आहत थे। हम गृह मंत्री जी से आज वो सारी बातें लेकर के मिले। गृह मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया कि वो सारी जानकारी हासिल कर करके कि कहां कहां किस किस पर मुकदमे हुए हैं, किन मामलों में हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी से इसके विषय में चर्चा कर करके बहुत जल्द सकारात्मक कदम उठाएंगे। वो भी इस राय के हैं कि अगर इससे हम सब की जो भावनाएं हैं किसानों के प्रति और आने वाले समय में अगर जो माहौल बना है उसको सामान्य किया जा सके तो निश्चित तौर पर सही कदम सरकार उठाएगी। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अन्य नेताओं की टिप्पणी को लेकर कनाडा के उच्च आयुक्त को आज तलब किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसानों के मुद्दों पर कनाडा के नेताओं की टिप्पणी हमारे आंतरिक मामलों में बर्दाश्त नहीं करने लायक हस्तक्षेप है। मंत्रालय ने कहा कि अगर यह जारी रहा तो इससे द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर रूप से क्षति पहुंचेगी। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, किसान के मुद्दे पर कनाडा के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणी की वजह से कनाडा में हमारे मिशन के सामने भीड़ जमा होने को बढ़ावा मिला, जिससे सुरक्षा का मुद्दा जो है वो खड़ा होता है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए हर किसी की नजर वैक्सीन पर टिकी हुई है। सरकार भी लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई और इसी बैठक पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हमला बोला। कुछ अहम बात रखा जाएगा। वैक्सीनेशन के बारे में जो बात रखा गया वो यह कि
जो हेल्थ वर्कर है उनको प्राथमिकता देना चाहिए, हम मानते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर इनको प्राथमिकता देना चाहिए, हम मानते हैं। बुजुर्ग उनको प्राथमिकता देना चाहिए, हम मानते हैं। तो इसके बाद जो आम जनता है हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी, इनके लिए कोई रोड मैप आज की जो प्रेजेंटेशन उनमें नहीं मिला हमें। वहां एक बात कहा गया कि हु नीड्स टू बी वैक्सीनेटेड विल बी वैक्सीनेटेड। ये बात मुझे। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1985 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2247 है। इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर संक्रमण के पश्चात 5,20,637 लोग पूर्णतया उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश का इस समय 94.46% चल रहा है। कल प्रदेश में 1,71,816 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 1,99,60,393 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल जब आपको मीडिया ब्रीफिंग में करूंगा तो हम 2 करोड़ कल हम पार हो चुके होंगे। RT-PCR की जांचों के लिए कल जिलों के द्वारा विभिन्न प्रयोगशालाओं को लगभग 69,000 सैंपल भेजे गए, 68,930। जो ये 1,71,816 टेस्ट कल हुए, इनमें से लगभग 72,000 टेस्ट RT-PCR के हैं। वहीं तेलंगाना में कोविड-19 के 631 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,72,000 हो गई। संक्रमण से 2 और लोगों की मौत के बाद तेलंगाना में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,467 हो गई। तेलंगाना राज्य सरकार ने शुक्रवार को 3 दिसंबर रात 8 बजे तक के आंकड़े जारी करते हुए एक बुलेटिन में बताया कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम क्षेत्र में सबसे ज्यादा 109 नए मामले सामने आए और इसके बाद मैडचल, मलकाजगिरी में 57 और रंगारेड्डी में 49 नए मामले सामने आए। वहीं गुरुवार को 24 घंटे में तेलंगाना में 609 नए केस दर्ज किए गए और 3 मरीजों की मौत हुई। राज्य में 8,826 मरीजों का इलाज चल रहा है और गुरुवार को 57,405 नमूनों की जांच हुई। राज्य में मृत्यु दर 0.53% है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडे अपनाए, वोटरों को मतदान नहीं करने दिया गया और उन्हें कोरोना के नाम पर धमकी दी गई। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी इलाकों के डीएम, एसडीएम और एसपी के साथ मिलकर बीजेपी ने उपचुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडे अपनाए। वोट देने जा रहे ग्रामीणों से कहा गया कि अगर आप वोट देने जाएंगे तो कोरोना के नाम पर आपको अस्पताल भेज दिया जाएगा। किसानों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सभी किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि जो भी हमसे मदद संभव हो पाएगी वो हम करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की स्क्रूटनी पूरी कर ली गई है और इसके लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिनमें से एक का नॉमिनेशन टेक्निकल ग्राउंड पर रद्द कर दिया गया। हालांकि इस बात की चर्चा पहले भी जोरों पर थी कि दूसरे प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया जा सकता है, क्योंकि नामांकन के दरमियान पूरे किए जाने वाले नॉर्म को उन्होंने पूरा नहीं किया था और अब आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि होते ही
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। वहीं केरल में स्थानीय निकाय चुनाव से कुछ ही दिन पहले राज्य चुनाव आयोग ने 1850 मतदान केंद्रों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा, तो साथ ही इन सभी मतदान केंद्रों की चुनावी प्रक्रिया पर निगरानी के लिए वेब प्रसारण करने का निर्णय लिया। आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक राज्य के सभी 14 जिलों में स्थित इस मतदान केंद्रों को पुलिस प्रमुख लोकनाथ बेहरा की रिपोर्ट के आधार पर संवेदनशील के तौर पर चिन्हित किया गया और राज्य चुनाव आयुक्त वी भास्करन ने चुनाव प्रक्रिया के वेब प्रसारण के निर्देश दिए। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच होने वाली झड़प और राजनीतिक हत्याओं के गवाह रहे उत्तरी केरल के कन्नूर जिले में सबसे ज्यादा 785 मतदान केंद्रों को संवेदनशील माना गया। वहीं तिरुवनंतपुरम जिले में 180, मलप्पुरम में 100, कोझिकोड में 120, पलक्कड़ में 182, कासरगोड में 100 और वायनाड में 152 मतदान केंद्रों को संवेदनशील पाया गया। और इस बीच आयोग ने कहा कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर वेब प्रसारण की व्यवस्था नहीं हो सकती, वहां वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और इसका खर्च चुनाव आयोग वहन करेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि पराली का जलना बंद हो गया है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अब भी गंभीर है। तो साथ ही उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार से सीपीसीबी द्वारा भेजी गई शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने की अपील की। मंत्री ने कहा कि बायोमास और कचरा जलाने, अनुचित अपशिष्ट निपटान, निर्माण नियमों का उल्लंघन, कच्ची सड़कों और धूल संबंधी कई शिकायतें मिली, जिनसे प्रदूषण बढ़ता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यूएनएससीसी की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पैट्रिशिया एस्पिनोसा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर बातचीत की। और इस मौके पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत पेरिस समझौतों के पालन में विश्व के अन्य देशों के मुकाबले बहुत ही बेहतर है। उन्होंने सलाह दी कि आगे की बैठक में सभी मुद्दों पर एक साथ बात ना करके अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बात की जाए, जिससे किसी हल और निर्णय की ओर बढ़ा जा सके। It out the market mechanism 6.4 because we believe that private industries must be supported, incentivized to take green actions. I recently last week held CEO's conference and I am very happy to note that Indian industry also is moving far ahead of our plan in becoming more greener, becoming more with less emissions, and they are walking that path of. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के गौतम बुद्ध नगर में एक बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की थी। उनका ऐसा मानना था कि जो कलाकार सिनेमा में काम करने के लिए मुंबई जाते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलेगा और सिनेमा को नई ऊंचाई मिलेगी। लेकिन यह बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आई। उन्होंने इशारों में नई फिल्म सिटी के बनने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में इस बारे में बात करते हुए कहा कि कुछ लोग फिल्म सिटी को मुंबई और महाराष्ट्र से बाहर ले जाना चाहते हैं। अगर वे ऐसा करने में सक्षम हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मराठी मानुष दादा साहब फाल्के ने भारत में यह फिल्म इंडस्ट्री बनाने के लिए बड़ा योगदान दिया और महाराष्ट्र सरकार उनके प्रयास का सम्मान करती है। इस फिल्म इंडस्ट्री के महाराष्ट्र में संरक्षित करने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया और इस बाबत उन्होंने मुंबई का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की थी। दोनों के बीच फिल्म सिटी को लेकर चर्चा हुई थी। वहीं अक्षय ने इस दौरान सीएम योगी से अपनी आने वाली फिल्म राम सेतु की शूटिंग के लिए अनुमति मांगी। अक्षय इस फिल्म की शूटिंग अयोध्या में करना चाहते हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगों के कल्याण के लिए कोई कमी नहीं रखेगी। गहलोत अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित दिव्यांगता एवं पुनर्वास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों ने शारीरिक बाधाओं के बावजूद अपने काम से पूरी दुनिया में नाम किया। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने दिव्यांगजन के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कई महत्वपूर्ण काम किए और फैसले लिए हैं। प्रदेश में राजकीय सेवाओं में दिव्यांगजन का आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। राजकीय भवनों में दिव्यांगों के सहज आवागमन के लिए रैंप सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही है। Collectors honor differently abled persons and institutions at the state level doing remarkable work for the welfare of PWDs. Along with this, assistive devices were also provided. पाकिस्तान पर भारत की जीत को दर्शाने के लिए हर साल भव्य रूप से मनाए जाने वाला नौसेना दिवस इस बार सामान्य रूप से मनाया जा रहा है। 4 दिसंबर 1971 को पूर्वी तट से गया युद्ध तोप कराची बंदरगाह पर कब्जा किया गया था। इस तरह भारत विजय हुआ और इसी की याद में बड़े पैमाने पर नौसेना दिवस आयोजित किया जाता है। लेकिन इस साल कोविड नियमों के मद्देनजर कोई युद्ध अभ्यास नहीं किया जा रहा। केवल 4 दिसंबर की शाम को अधिकारियों ने विशाखापट्टनम के तट पर बिजली की रोशनी के साथ युद्धपोत को सजाकर नौसेना दिवस मनाने का फैसला लिया और इस अवसर पर पूर्वी नौसेना स्टाफ के प्रमुख वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने समुद्र तट के विक्ट्री एट सी स्तूप के पास फूल मालाएं अर्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नौसेना दुश्मन के साथ किसी भी स्थिति में सामना करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना योद्धाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद पूरे प्रदेश में कोरोना योद्धाओं में रोष देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि अब शिवपुरी जिले में कोरोना योद्धाओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। कोरोना योद्धाओं का कहना है कि हमने अपने परिवार की चिंता नहीं की और देश की सेवा की, लेकिन आज हम लोगों को रोजी रोटी के लिए मोहताज कर दिया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी PL शर्मा का कहना रहा कि इन लोगों को सिर्फ कोरोना के दौरान के लिए ही रखा गया था, लेकिन अब जैसा आदेश आया उसी के हिसाब से कार्रवाई हुई। हाँ, यह बात सच है कि देश में एक बार फिर संक्रमण फैल रहा है और स्टाफ की कमी है, यह भी उन्होंने स्वीकारा, लेकिन इन सब के बीच सरकार इस ओर ध्यान देती हुई नजर नहीं आ रही। आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? आज हम लोग अपनी भोपाल टीम, जो हमारी भोपाल टीम यहाँ से निकली थी, सभी प्रदेशों से निकली थी, जो अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाने के लिए भोपाल के लिए रवाना हुई थी, उसके सपोर्ट के लिए यहाँ खड़े हैं। क्योंकि वहाँ जब वो लोग गए हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय काम किया है सरकार ने। मुख्यमंत्री जी के परमिशन से और हर तरीके की परमिशन लेने के बाद वहाँ पे शांत भाव से आंदोलन की बात हुई थी, शांत भाव से अपनी बैठक रखी थी वहाँ पर लोगों ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो हरकत की है सरकार ने, वो पसंद नहीं आई हम लोगों को। इसी एवज में आज हमने जिला चिकित्सालय में कोविड जो हमारे योद्धा कर्मी रहे हैं, जिन्होंने जो 6 महीने से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो आज अपना काम बंद करके उनकी सपोर्ट में यार। वहीं हमेशा सुर्खियों में रहने वाली पटियाला केंद्रीय सुधार जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों में रहने की वजह सजा काट रहे हवालाती हैं, जिनके पास से मोबाइल बरामद किए गए। दरअसल पटियाला के केंद्रीय सुधार जेल के अंदर से कभी नशा और कभी मोबाइल मिलने की सूचना प्राप्त होती है। एक बार फिर से पटियाला थाना त्रिपुरी पुलिस को सूचना मिली कि कैदियों के पास से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच को शुरू कर दिया। एक लैटर मिला सी जिस विच 3 हवालातियों को मोबाइल फोन बरामद होने बारे सानू दस्सिया गया सी, जिस तहत मुकदमा नंबर 386 52 प्रिजन एक्ट के तहत अधीन दर्ज करके तफ्तीश अमल में लियांदी जा चुकी है। इन्हां विचों एक हरप्रीत नाम का व्यक्ति है, इस को एक टच फोन मिले, एक नवदीप नाम का व्यक्ति है, उसको एक फोन मिले, गुरदीप सिंह नाम का व्यक्ति है, उसको 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। इस तो इलावा एक 3 मोबाइल होर बरामद हुए हैं, जिन्होंने बारे मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लियांदी जा। उधर IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने चक्रवात बरवी पर अपडेट करते हुए बताया कि अगले 12 घंटों में दक्षिण तमिलनाडु में पश्चिम की ओर बढ़ने के दौरान तूफान के अवसाद में आने की आशंका है।
दक्षिण तमिलनाडु तट के पास मन्नार की खाड़ी के ऊपर चक्रवात ब्यूरवी पड़ता है। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह अगले 12 घंटे के दौरान दक्षिण केरल तट पर पश्चिम की ओर बढ़ने पर अवसाद में और कमजोर हो जाएगा। Nivar was a very severe cyclone storm when it crossed coast near Puducherry, but Burevi crossed as a cyclone storm with a wind speed of 70 to 80 km/h near Trincomalee in Sri Lanka. Thereafter, it came to Gulf of Mannar. It came close to Pamban, and there the wind speed was 70 to 80 km/h yesterday noon. Thereafter, it gradually weakened, and now it is a deep depression with a speed of 50 to 60 km/h, gusting to 70 km/h. सर, बुरेवी अगर साइक्लोन की बात करें तो फिलहाल क्या स्थिति, फर्दर रिस्क है इसमें? बुरेवी अभी साइक्लोन स्टेज में नहीं है। ये वीक होकर एक डीप डिप्रेशन में कल परिणत हो गया था। आज भी ये एक डीप डिप्रेशन रूप पे गल्फ ऑफ मन्नार पे दक्षिण तमिलनाडु तट के पास केंद्रीभूत है, और ये हमारा उम्मीद है कि अगले 12 घंटे के अंदर ये फर्दर वीक होकर वही एरिया पर एक डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद धीरे धीरे वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा पे गति करेगा दक्षिण केरल की तरफ। थ्रू दैट प्रोसेस ये और फिर वीक होकर एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में हो जाएगा। अभी जो विंड स्पीड 50 to 60 km/h गस्टिंग टू 70 km/h चल रहा है, वो धीरे धीरे कम होकर आज रात को 40 to 50 km/h गस्टिंग टू 60 km/h हो जाएगा, और ये विंड स्पीड दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल की कोस्ट के पास जो समुंदर है वहाँ होने का उम्मीद किया जा रहा है। ये साइक्लोन जो बुरेवी है, जो अभी डिप्रेशन है, इसकी वजह से कंटिन्यूसली पास्ट 2 days हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो रही है, स्पेशली तमिलनाडु और पुडुचेरी एरिया में। आज भी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का हम उम्मीद। उधर दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग क्षेत्र में अज्ञात बंदूकधारियों के जिला विकास परिषद के उम्मीदवार पर हमला किया गया, जबकि शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर में तीसरे चरण के लिए मतदान हुआ। पिछले महीने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद से किसी भी डीडीसी उम्मीदवार पर यह पहला हमला है। वहीं अमेरिका ने अपने C-130J सुपर हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान के बेड़े की मदद के रूप में भारत को $9 करोड़ के सैन्य उपकरण और सेवाओं की बिक्री की मंजूरी दे दी है। रक्षा विभाग की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कहा कि यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने और एक प्रमुख रक्षा साझेदार की सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए मदद करके अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करेगी। डीएससीए ने अमेरिकी कांग्रेस को एक प्रमुख बिक्री अधिसूचना जारी कर कहा कि हिंद प्रशांत और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है। भारत ने जो अनुरोध किए उनमें विमानों में खप सकने वाले कलपुर्जे और मरम्मत और वापसी वाले पुर्जे शामिल हैं। इनकी कुल कीमत $9 करोड़ है। C-130J सुपर हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विभाग के बेड़े की मदद के रूप में भारत को $9 करोड़ के सैन्य उपकरण और सेवाओं की बिक्री की मंजूरी दे दी। रक्षा विभाग की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कहा कि यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने और एक प्रमुख रक्षा साझेदार की सुरक्षा को दुरुस्त करने में मदद करके प्रमुख बिक्री अधिसूचना जारी कर कहा कि हिंद प्रशांत और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है। दुनिया के दो महाशक्तियों अमेरिका और चीन के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की सत्ता से जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप चीन को खून के आंसू रुला रहे हैं। आज फिर उन्होंने ड्रैगन पर एक और हथौड़ा चलाया, जिसकी चोट चीन को काफी समय तक याद रहेगी।
दरअसल सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका ने चीन के सबसे बड़े प्रोसेसर चिप निर्माता कंपनी SMIC और तेल की दिग्गज कंपनी CNOOC समेत 4 चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। इस बात की जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने दी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिका में चल रही ये वे चीनी कंपनियां हैं जिसका संचालन चीनी सेना प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से कर रही है या फिर ये उनके नियंत्रण में है। आपको बता दें, इसके पहले मई महीने में अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवेई और उसकी सहयोगी कंपनियों को काली सूची में डाल दिया था। इसके बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। चीनी कंपनी SMIC प्रोसेसर चिप्स और अन्य घटकों को बनाकर सत्ताधारी पार्टी के अमेरिका और अन्य विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करने के प्रयास में अग्रणी भूमिका निभाता है। उधर पाकिस्तान की एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किरकिरी हुई है। पहली बार पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर आधे से ज्यादा सदस्यों ने मतदान नहीं किया। दरअसल पाकिस्तान पारस्परिक और सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन इसमें इस्लामोफोबिया और धर्म विशेष के जिक्र की वजह से सर्वानुमति नहीं बन सकी। अमूमन इस तरह के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खराब नियत और प्रस्ताव की भाषा में धर्म विशेष पर फोकस से मत देने वाले देशों में से 52 अनुपस्थित रहे। 51 देशों ने मतदान नहीं किया। जिन देशों ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को लेकर संयुक्त राष्ट्र में मतदान नहीं किया, उनमें से अधिकांश अफ्रीकी देश और छोटे द्वीप देश थे। पाकिस्तान ने फिलीपींस के साथ मिलकर प्रस्ताव पेश किया और इसे 90 मतों के साथ पारित किया गया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां पर रामनगर में बाराबंकी के रहने वाली प्रज्ञा तिवारी मेहंदी रचे हाथों से अपने डॉक्यूमेंट्स को संभालते और फॉर्म फिल करते हुए दिखाई दी। आपको बता दें, प्रज्ञा की बुधवार को शादी हुई और गुरुवार सुबह 5 बजे फेरों के होते ही वह अपने पति के नाम का सिंदूर लगाकर गोंडा BSA ऑफिस के लिए निकल पड़ी थी, जहां प्रज्ञा की काउंसलिंग होनी थी। काउंसलिंग की शेड्यूल डेट फिक्स थी और इसीलिए फेरों के बाद ही प्रज्ञा को कई रस्म को छोड़कर काउंसलिंग के लिए जाना पड़ा। प्रज्ञा लाइन में लगी और अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाकर रिसीविंग ली और इस दौरान प्रज्ञा का कहना है कि उसके लिए करियर जो है वो ज्यादा मायने रखता है। तो साथ ही प्रज्ञा का मानना है कि उसका दूल्हा उसके लिए बहुत ही लकी चार्मिंग है। फाइनली उसकी जिंदगी में आने के बाद ही उसको नौकरी मिल गई। प्रज्ञा ने सभी पेरेंट्स से अपील की कि वह सभी अपने बेटियों को खूब पढ़ाएं ताकि सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। प्रज्ञा ने अपने इस मुकाम तक पहुंचने का क्रेडिट अपने मम्मी पापा को दिया। तो आपको बता दें, यूपी के गोंडा से खबर है, जहां पर रामनगर में बाराबंकी के रहने वाली प्रज्ञा ठाकुर मेहंदी रचे हाथों से अपने डॉक्यूमेंट्स को संभालते और फॉर्म फिल करते हुए दिखाई दी। आपको बता दें, प्रज्ञा की बुधवार को शादी हुई और गुरुवार सुबह 5 बजे फेरों के होते ही अपने पति के नाम का सिंदूर लगाकर गोंडा BSA ऑफिस के लिए निकल पड़ी, जहां पर प्रज्ञा की काउंसलिंग होनी थी। कोविड-19 का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। बॉलीवुड स्टार्स के कोरोना पॉजिटिव होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और इस बार चपेट में इंडस्ट्री के 2 बड़े दिग्गज स्टार्स आ चुके हैं। एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस नीतू कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग कर रहे थे। कुछ समय पहले ही फिल्म की शूटिंग शुरू की गई थी और अब कोरोना वायरस की वजह से इसे फिर से रोक दिया गया। अगर सूत्रों की माने तो राज मेहता की फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग चल रही थी और इस दौरान वरुण और नीतू कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिल्म की बाकी कास्ट की अगर बात की जाए तो इसमें शामिल एक्टर्स अनिल कपूर और कियारा आडवाणी का भी कोरोना टेस्ट किया गया था। इन दोनों कलाकारों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है।
और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।